हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के NCERT की साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। आज की ये क्लास आपकी क्लास 7 के NCERT साइंस की बुक की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपकी क्लास 7 के NCERT की बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 8 की बुक स्टार्ट कर देंगे। क्लास 6 की NCERT की साइंस की बुक भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। गलती देखिए आप लोग यहीं पर करते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं हैं और सीधे प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में अभी आपको टाइम है। आप आराम से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उनका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। आज का टॉपिक है, देखिए, अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। इससे पहले हम 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 7 की बुक का, अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। इसमें अपशिष्ट जल से संबंधित पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे देखिएगा। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल होता है। जो गंदा जल जाता है, जिस झाग से भरपूर होता है, जिसमें तेल मिश्रित होता है, काले और भूरे रंग का होता है, मतलब जो गंदा जल होता है, उसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा ये। तो 22 मार्च 2005, मतलब ये हर साल मनाया जाता है। तो 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से लेकर 2015 तक की अवधि, मतलब ये 10 साल की अवधि हो गई, को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इनका उद्देश्य क्या था कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हीं की संख्या को घटाना है, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। आगे बढ़ेंगे। वाहित मल उपचार। अपशिष्ट जल का उपचार प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है। अब अपशिष्ट जल, गंदा जल जो हो गया, उसी का उपचार करना, मतलब उसी को शुद्ध करना, क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है। इसमें जल को पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। जब जल का उपयोग कर लिया जाता है, वो गंदा हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका अपशिष्ट जल हो जाता है। नेक्स्ट है संदूषक। यहाँ पर देखिए, कठिन तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वर्ड ऐसे ऐसे हैं, जैसे आपका ये संदूषक हो गया, वाहित मल उपचार हो गया, कि अगर आप इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे ही आपके सामने शब्द आ गए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये है क्या। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। ये अपद्रव संदूषक कहलाते हैं। संदूषक भी आपका क्लियर हो गया कि जो वाहित मल होता है, अपशिष्ट जल होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल होता है और अपशिष्ट जल होता है, तो उसी में जो घुले हुए निलंबित उपद्रव होते हैं, वही अपद्रव क्या कहलाते हैं? संदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवी होते हैं। अपशिष्ट जल गंदा जल होता है, खराब जल होता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वाहित मल जो होता है एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, मतलब बेकार ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ जो होती हैं, और मृतजीवी, रोगाणु, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवी सभी उसमें पाए जाते हैं। जब हम भूमि के अंदर देखते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का जाल दिखाई देता है, जिसे सीवर कहा जाता है, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। तो देखिए, सीवर जो होता है, ज़मीन के अंदर पाइपों का जाल होता है। ऐसे पाइपों को सेट किया जाता है, जिससे नीचे नीचे ही पाइपों के माध्यम से मल विसर्जित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। अभी छोटी छोटी जगहों में ये नहीं लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जगहों में ये देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे सीवर कहते हैं, जो पाइपों का जाल होता है, और इससे मल विसर्जन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा परिवर्तन होता है। यहाँ पर अभी जो बताया, सीवर जो होते हैं, तो इनका जो मेन होल होता है,
उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर पर दूरी होंगे, या जब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सीवर का संधि स्थल होगा वहाँ पर होंगे, या तो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मोड़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र स्कीमर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इस प्रकार साफ किया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और जो ग्रीस होते हैं इनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्कीमर का। इसका ये हिंदी नाम है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अपमथित्र इसी को कहते हैं स्कीमर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, तो यूकेलिप्टस। याद रखिएगा, ये वृक्ष क्या करते हैं, अपशिष्ट जल को अवशोषित करते हैं और शुद्ध जलवाष्प को निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों पॉइंट थे ये, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेंट विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंट हो गया, विलायक हो गया, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, मोटर तेल हो गया, औषधियाँ हो गई। तो ये अगर कि ऐसे रसायन होते हैं जो जल के उन सूक्ष्म जीवों को भी मार देते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, मतलब ये जल के लिए हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट है, खाना पकाने में तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थ की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग खाना पकाने के बाद जो तेल और लगा रहता है उसमें वसाएं जो लगी रहती हैं उसको नाली में बहा देते हैं, तो उसके देखिए कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। कठोर पदार्थ की परत जम जाती है पाइप में, और पाइप आपके वहाँ से पानी निकलना बंद हो जाता है। खुली नाली में अगर नाली खुली हुई है तो वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, मिट्टी में जो रंध्र होते हैं उन्हें बंद कर देती है, जिससे मिट्टी के जो जल को फिल्टर करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। ये देखिए सावधानी है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मल जनित रोग हैं हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी। मल जनित रोग कौन कौन से होते हैं, हैजा, टाइफाइड मतलब जो गंदगी से होते हैं, ये आपके ये सभी रोग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी ने ये कहा था, ये कथन है महात्मा गांधी का। अगर ये कथन एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। बहुत ही अच्छी बात देखिए कही थी कि मानवीय और पथ प्रदर्शक का अगर आपको कार्य करना है, कोई मानवीय कार्य करना है, जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, उसी को उठाकर फेंकना है, तो आप दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। अब देखिए विश्व का, यहाँ पर कह रहा है विश्व का पहला शहरी जो स्वच्छता संयंत्र, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता थी जो आपकी, वो शहरी सभ्यता थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ सब कुछ मिला था, अच्छी अच्छी नालियाँ मिली थी, प्रत्येक घर में कुएं मिले थे। तो ये आपकी जो सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि विश्व की जो पहला शहरी स्वतंत्रता संयंत्र है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उनके प्रत्येक घरों में या तो कुआं होते थे अथवा समूह में एक कुएं से वो लोग पानी भरते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था, मतलब बाथरूम पहले भी होता था। व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था। अभी मैंने बताया है कि वहाँ पर नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। बंद नालियाँ थी, खुली नालियाँ नहीं थी। जो फालतू का जल होता था वो बंद नालियों से निकल जाता था, जो प्रमुख सड़कों और नालियों से बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये ईंटों का बना है।
यहाँ पर ईंटों का बना शौचालय कह रहा है कि ईंटों का बना एक शौचालय प्राप्त हुआ है जो 4500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व का पहली शहरी स्वच्छता संयंत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था। यहाँ से देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें 5-6 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनमें मैंने बोल भी दिया कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए।